कैसे हो आप लोग? तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है आपके सिलेबस में। फर्स्ट पार्ट में आपका है प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा आपका है पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। पहले में आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है, जिसमें लैंड सिस्टम, जमींदारी, महलवारी, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत समझना है। फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर ड्रेन थ्योरी पढ़ना है, फिर लेसे फेयर थ्योरी पढ़ना है और उसका क्रिटिक समझना है हमें। फिर मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल था, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल था वो समझना है कि कैसे जूट का सिचुएशन क्या था, कॉटन का सिचुएशन क्या था, रेलवे का क्या स्थिति था, मनी ऑन क्रेडिट का क्या सिचुएशन था। और फिर आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत, जिसको दो भाग में बांटा गया है, प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है 1991, एक इसके बाद और एक इसके पहले का इकोनॉमी। यानी अगर हम इसको एक टाइम लाइन में डिवाइड करके पढ़ें कि इंडियन इकोनॉमी आपका सिलेबस में कहाँ तक दिया हुआ है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तीन पार्ट में बांट दीजिए इसको। यहां पे आप डाल दीजिए 1947, यहां डालिए 1991, ठीक है। एक 1947 के पहले आपको पढ़ना है ये चीज, दूसरा आपको 47 से लेकर 1991 तक का सिचुएशन पढ़ना है, और तीसरा आपको आफ्टर 91 टिल टुडे पढ़ना है। ये आपका इंडियन इकोनॉमी का डिवीजन है, सॉरी, भारतीय अर्थव्यवस्था का ये डिवीजन है, ठीक है। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले शुरू करने जा रहे हैं ये पार्ट, यहां से शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हम ये वाला पार्ट से शुरू करेंगे। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पैटर्न्स, ट्रेड, एग्रीगेट एंड सेक्टोरल कंपोजिशन एंड इट्स चेंजेस देयरइन। हिंदी में भी बताएंगे, चिंता ना करिए, हम भी सिलेबस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो बता रहे हैं, ठीक है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं वो समझिएगा, और एक चीज़ हम आपको पहले बता दें कि इस लेक्चर का हम कोई भी नोट्स आपको नहीं देने वाले हैं। ये आपको हाथ से बनाना है, बिल्कुल आपको हाथ से पूरा नोट्स बनाना है, और अपने हाथ से ही बना करके, और अगर आपका मन करे तो आप फोटो खींच के हमको भेज दीजिएगा, कोई करेक्शन कराना होगा तो हम करा देंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज समझिए ग्रोथ, है ना, ग्रोथ, जिसको समृद्धि, है ना, या समृद्धि, या फिर विकास भी आप अभी कहकर चल सकते हैं, समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है। एक तरह से समझिए ये पार्ट क्या है, तो ये पार्ट है कि जीडीपी कैसे बढ़ रहा है, या जीडीपी का क्या सिचुएशन है। ग्रोथ का मतलब यही होता है, अभी आप इतना ही समझ के चलिए। तो किसी भी देश का जो ग्रोथ होता है, हम बार बार ग्रोथ ही बोलेंगे क्योंकि समृद्धि और विकास बोलने में मतलब ज़्यादा समय लगता है, हमको लगता है ग्रोथ, समृद्धि, है ना, समृद्धि थोड़ा लॉन्ग वर्ड है। खैर, ग्रोथ किसी भी देश का 3 फैक्टर पे निर्भर करता है, मतलब 3 फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। ग्रोथ, किसी भी कंट्री के ग्रोथ को 3 सेक्टर में बांटकर और फिर हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम समझाते हैं, आप जानते हैं ये बहुत बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये 3 कौन सा है वो तीनों, तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, और
सर्विसेज, यानी कि सेवा, है ना। इसी को हम कहते हैं 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। है ना, अर्थ व्यवस्था के 3 क्षेत्र, इसी में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। आप कहीं भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ना शुरू करेंगे, आप सब जानते हैं। बहुत से लोगों ने बताया मुझे कि वो उनका जीएस अच्छा है, जीके अच्छा है, वो सिविल्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा है। इस लेक्चर के बाद बताइएगा कितना अच्छा है आपका, या आपके अच्छाई में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ। तभी तो ये क्रिया जो काम कर रहे हैं हम, वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी ना, जब हम वैल्यू क्रिएट करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप तो ये जानते हैं कि ये तीनों क्षेत्र का ग्रोथ से ही किसी कंट्री का ग्रोथ डिटरमाइन होता है। अगर ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। अगर ये घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो ये भी घटेगा, है ना। इन तीनों ही क्षेत्र, इन तीनों ही सेक्टर के ग्रोथ से, इन तीनों ही क्षेत्र के ग्रोथ से किसी भी देश का ग्रोथ का डिटर्मिनेशन होता है। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अब जो हम आपको बता रहे हैं वो समझिएगा। ये जो ग्रोथ है ना, ये एक्चुअली में नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये है आपका अब शायद दीर्घई ही होगा, पता नहीं, देख लीजिएगा, हर सही होगा कि दीर्घई होगा। भारत औसत समृद्धि, समृद्धि ऐसे लिखते हैं ना, हाँ यहाँ भी गलत किए हैं हम। वाह, मेरा देख लीजिएगा थोड़ा, हर सही दीर्घई और स्पेलिंग हिंदी वाला दर, है ना। किसी भी देश का जो ये हम तीनों क्षेत्र का वृद्धि देखते हैं, तो एक्चुअली में वो वेटेड एवरेज है, वो भारित औसत है। इसका क्या मतलब होता है? भारित औसत का क्या मतलब होता है? भारित औसत का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस भी, मान लीजिए कि कोई देश जिसको हम कृषि प्रधान देश कह रहे हैं, ये सब क्या होता है हम समझाएंगे आपको, है ना। कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश का मतलब यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का ज्यादा रोल है। हम कह रहे हैं कि भारत अभी सेवा प्रधान देश है, इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में अभी सेवा का ज्यादा रोल है। अगर हम कह रहे हैं कि भारत अब चाइना, हम इंडस्ट्री मतलब बेस्ड इकोनॉमी है ना, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब है कि उसके अर्थव्यवस्था में उद्योग का ज्यादा रोल है। अब ये वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि जिस चीज का रोल जीडीपी में ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, जिस चीज का रोल जीडीपी में ज्यादा है, अगर उसका ग्रोथ ज्यादा है तो जीडीपी का ग्रोथ ज्यादा होगा। अगर उसका ग्रोथ कम है तो जीडीपी का ग्रोथ कम होगा, है ना। उस एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल आपको समझाते हैं कि 1950 1950 से 80s तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, इंडियन इकोनॉमी जो था, वो एक तरह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, है ना। एग्रीकल्चर, कृषि अर्थव्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि इसके जीडीपी पे कृषि का रोल ज्यादा था। अब अगर कृषि क्षेत्र अच्छा करेगा तो जीडीपी अच्छा करेगा, अगर कृषि क्षेत्र खराब कर रहा है तो जीडीपी खराब करेगा, है ना। अब अभी मान के चलो कि करंट अगर हम देखें, करंट अगर इंडियन इकोनॉमी हम देखें, तो करंट जीडीपी जो है वो किस चीज से डोमिनेट हो रही है, उस पर किसका ज्यादा रोल है? तो सर्विसेज का। तो अगर सर्विसेज अच्छा करेगी तो ग्रोथ अच्छा करेगा, जीडीपी अच्छा करेगा। अगर सर्विसेज खराब करेगा तो जीडीपी खराब करेगा। अब आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो इतना मैथमेटिक्स तो समझते होंगे। मान लीजिए कि 100 रुपए जीडीपी है हमारा, ठीक है,
अब इस 100 रुपए को 3 भाग में बांट रहे हैं। मान के चलिए कि कोई सेक्टर ए है, सेक्टर बी है और सेक्टर सी है ना। इसमें सेक्टर ए का रोल मान लो कि 12% है, ठीक है, सेक्टर ए का रोल 12% है। सेक्टर सी जो है वो 28% है। अब कितना बच गया, 12, 28, 40 हो गया, और ये 60% है, सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर सी। अब आप समझिए कि अगर ए अच्छा करेगा, अगर आप देखने जाएं तो कोई भी अर्थव्यवस्था अगर है तो ये 12% और फिर ये 28%, इतना बड़ा रोल तो किसी एक सेक्टर सी बी का है। तो अगर ये अच्छा करेगा तो पूरा देश अच्छा करेगा, ये अगर खराब करेगा तो पूरा देश खराब करेगा। आप समझ रहे हैं ना कि अगर ये सेक्टर में ग्रोथ है तो देश अपने आप ग्रो करेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है देश पे। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह जब कृषि प्रधान देश था भारत, तो अगर कृषि बढ़ा तो देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, अगर कृषि घटा तो देश का जीडीपी भी घटेगा। अभी सर्विसेज वाला अगर है तो अगर सर्विसेज अच्छा करेगा तो देश जीडीपी भी अच्छा करेगा, अगर सर्विसेज गया तो जीडीपी भी गया। अब आप जरा सोचिएगा कि एआई आने के बाद सर्विसेज का क्या होगा। ठीक है, आप समझ गए। इसी को कहते हैं भारित एवरेज, है ना, वेटेड औसत, वेटेड औसत, वेटेड एवरेज और भारित औसत, जो भी है ना। इसका क्या मतलब है कि जिसका वेट ज्यादा होगा वो ओवरऑल ग्रोथ को ज्यादा अफेक्ट करेगा। जिस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अगर उस सेक्टर में अच्छा हो रहा है, वो सेक्टर अच्छा कर रहा है, उस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा देश अच्छा कर रहा है। And if the dominating sector is not doing well, the economy is not doing well. अगर एग्रीकल्चर से, कृषि से कोई देश डोमिनेट कर रहा है किसी देश को, और अगर वही अच्छा नहीं कर रहा तो फिर देश अच्छा नहीं करेगा। प्रधान देश का मतलब समझे, कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता था भारत को इस पीरियड में, क्योंकि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, है ना। अब एक चीज़ हम आपको यहाँ और समझा दे रहे हैं, या तो ऐसे समझ लीजिए, बाद में उसको समझा देंगे आपको, ठीक है। एक हम आपको थोड़ा सा टाइमलाइन समझाते हैं, फेज समझाते हैं इंडियन इकोनॉमी का, है ना। 50 से लेते हैं, प्लानिंग कमीशन से, उसके पहले की चीज़ों को हम समझ लेंगे। और यहाँ हम ले लेते हैं 2026। इस बीच के इकोनॉमी को हम अगर बांटें तो कुछ पार्ट्स में बांट सकते हैं, और बांट के पढ़ते हैं हम, है ना। क्या है पहले समझिए। हम फर्स्ट फेज बांट रहे हैं। फर्स्ट फेज को हम कह रहे हैं 1950 से लेकर के 80 तक का, ठीक है। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है एक्चुअली में, कि 1950 से 62 तक, और फिर 62 से लेकर के 80 तक, है ना। उस शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी वाला कहानी को लेकर के, पर उतना नहीं पढ़ना है आपको। सेकेंड फेज जो है वो है 1980 से 1991, और फिर थर्ड फेज जो है वो है 1991 से लेकर के 1998 तक, और फिर जो फोर्थ फेज है दैट इज 1998 टू 2003-4, ठीक है। आगे फिफ्थ अगर हम देखने जाएं तो 2004 से लेकर 2009-10 तक, और फिर 2009-10 टू 2014 तक, और फिर 2007 लेते हैं, 2014 से लेकर 2016 तक, और फिर आफ्टर 2016 लेते हैं। आफ्टर 2016 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रिफॉर्म भी हुआ, ठीक है। अब ये 2016 अगर हम आफ्टर कर रहे हैं तो इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। इतना लंबा ना खींच के, थोड़ा छोटा कर देते हैं।
एक को हम कहते हैं प्री कोविड, जो कोरोना के पहले का साल था, और एक को हम कहते हैं पोस्ट कोविड। इसके बीच में आप कोविड भी रख सकते हैं, है ना, कोविड भी रख सकते हैं। ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने का क्लासिफिकेशन। ये आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको हम कुछ समझाते हैं, ज़्यादा नहीं। ये जो टाइम पीरियड था ना, यहां पे ग्रोथ जो था वो स्लो था, और डोमिनेशन किसका था? तो डोमिनेशन कृषि का था, एग्रीकल्चर का था। ठीक है, ये जो पीरियड था ये बहुत फास्ट पीरियड था, क्योंकि इस पीरियड को देखने के बाद पता चलता है कि ये ना प्रो बिजनेस था, है ना, व्यापार को मतलब सपोर्ट करने वाला ये पीरियड था। उसके बाद जो ये पीरियड आता है 1991 से 1998, ये भी फास्ट होता है और ये प्रो मार्केट था। अब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, आप बस प्रो बिजनेस और प्रो मार्केट का डिफरेंस कमेंट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा सोचने पे भी काम करना है इस सब्जेक्ट में, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी आगे हम समझा देंगे। यहाँ से फिर ये आगे जो ग्रोथ हम देखते हैं ये स्लो है। ठीक है, क्यों है स्लो वो हम आपको समझाते हैं, यहाँ समझाते हैं, समझिए। अगर हम बात करें कि ग्रोथ के लिए ना दो तरह का पॉलिसी हमको चाहिए होता है, टू टाइप। एक तरह की पॉलिसी, एक पॉलिसी ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए चाहिए, और एक दूसरा तरह का जो पॉलिसी होगा वो पॉलिसी हमें उसको सस्टेन करने के लिए चाहिए। सस्टेन मतलब चलाने के लिए, है ना। अगर आप इसको रिफॉर्म के फॉर्म में भी देखें, तो रिफॉर्म के फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, और इसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। मतलब इसी तरह का होता है, वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपने देश बनाया, तो सबसे पहले आपको देश में आपका पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होगा, और शुरू करने के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ये गारंटी देता है कि आपका देश अच्छे से चलेगा? नहीं। आपको देश को चलाने के लिए और देश संविधान को माने, उसके लिए भी फिर अलग से कानून लाना होगा। एक तो आपने कानून बनाया संविधान की, देश ऐसे चलेगा। अब उस संविधान के हिसाब से देश चले, इसके लिए भी आपको कानून लाना होगा। दो तरह का पॉलिसी चाहिए। आपको गरीबी हटाना है, मान लो अगर लोगों को गरीबी हटाना है, तो एक पॉलिसी चाहिए जो जिससे आप गरीबी हटाने के बारे में बात करेंगे कि गरीबी हम ऐसे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है आपका, तो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू आपने ये बात किया कि हम जो है वो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे। पर अब उसको ठीक करने के लिए आपको फिर नई नई पॉलिसी चाहिए कि आप प्राइमरी को कैसे ठीक करेंगे, आप मिडिल को कैसे ठीक करेंगे, आप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, है ना, हर तरफ आप बात करेंगे, तभी वो सस्टेन कर पाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल समझिए कि रिफॉर्म समझ आते हैं आपको, पॉलिसी समझिए, आप रिफॉर्म समझिए। रिफॉर्म समझिए कि एक रिक्शा वाला है, उसको शहर के किसी गली में जाने के लिए 10 तरह का परमिशन लेना पड़ता है पुलिस से, है ना। इतने बजे जाना, इधर देखते हुए जाना, इस रंग का कपड़ा पहन के जाना, है ना, चप्पल इस कलर का होना चाहिए, पैडल तुम पहले राइट वाला मारोगे फिर लेफ्ट वाला घुमाओगे, है ना, हैंडल तुम्हारा 66.37 डिग्री पे होना चाहिए, है ना। परमिशंस, इतना परमिशन पुलिस दे रही है, तब उसको रिक्शा वाला को चलना है। तो कितना ग्रोथ हो पाएगा रिक्शा वाले का या उस शहर का? कम हो पाएगा। तो आपको वहाँ का ग्रोथ इनिशिएट करना है, तो आपने एक रिफॉर्म लाया, आपने एक पॉलिसी लाई कि ये सब हम ख़त्म कर रहे हैं। अब आपको किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, है ना। आपने शुरू किया, इनिशिएट किया। अब आप, रोड ख़राब है, रोड में बहुत बड़े गड्ढे हैं, नालियाँ जो है वो रोड पे बह रही हैं, है ना, तो
उसको भी तो ठीक करना होगा, तब आप ये इंश्योर कर पाओगे कि रिक्शा सही तरीके से चले। तो वो तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म नहीं है, आपने सिर्फ लाइसेंस राज खत्म करा। पर आपका जो सिस्टम आपने बनाया कि अब हम हटा रहे हैं लाइसेंस, तब भी आपका स्मूथ तरीके से आपका ग्रोथ चल सके, आपका ग्रोथ सस्टेन कर सके, उसके लिए आपको सेकंड जनरेशन रिफॉर्म करना होगा। आपको रोड बनाने होंगे, आपको सिस्टम तैयार करना होगा, आपको लाइटिंग करनी होगी, तब जाकर के सब कुछ हो पाएगा। यही प्रॉब्लम हुआ कि हमने 1991 में फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म तो कर दिया, पर हमारा ध्यान सेकंड जनरेशन रिफॉर्म पे गया ही नहीं, है ना। सेकंड जन रिफॉर्म पे हमारा गया ही नहीं, इसलिए हमने ग्रोथ इनिशिएट तो करा पर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए आप यहाँ पे, हमने ग्रोथ इनिशिएट तो करा, ये 7 साल इनिशिएट तो रहा हमारा ग्रोथ, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जो इस चीज़ को आगे तक लेके जा सकता था, इसलिए यहाँ पे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। दिस पीरियड इज गोल्डन पीरियड, क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया था कि हमें अब सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे आप जितनी पॉलिसी रिफॉर्म देखोगे ऑलमोस्ट सारे सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ फिर से स्लो हो जाता है, और फिर यहाँ के बारे में क्या ही बताएं, ठीक है। और इसको आपको पढ़ना है पूरे सिस्टम को, तो आपको तीन भाग में बांट के पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना होगा आपको हम समझा देते हैं। अगर आप इंडियन इकोनॉमी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ये 3 तरीके से इंडियन इकोनॉमी को पढ़ सकते हैं। हर जो पार्ट को हम बांटे हैं उसमें आप पहले एग्रीगेट देखिए। एग्रीगेट मतलब समस्त भारत का क्या हाल था, है ना। जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ आप समझिए। गरीबी कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, सब कुछ समझना है ना। और दूसरा फिर आप उसको स्पेशल करके देखें, या रीजनल जिसको हम कहते हैं, है ना। क्षेत्रीय वितरण समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे जो साउथ के स्टेट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्थ का स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ईस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, वेस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जैसा कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है। जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था ना कि शुगर मिल जो है वो नॉर्थ इंडिया से उठकर साउथ इंडिया क्यों चला गया। दैट इज योर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। और तीसरा आप क्या देखेंगे, तीसरा आप देखेंगे सेक्टोरल, क्षेत्रीय कंपोजिशन, संरचना पढ़ेंगे आप। क्षेत्रीय संरचना देखेंगे आप कि एग्रीकल्चर कैसा कर रहा था, इंडस्ट्री कैसा कर रहा था, और सर्विसेज कैसा कर रहा था, और जैसा कर रहा था वैसा क्यों कर रहा था। और अगर अच्छा कर रहा था तो हमने क्या किया, अगर बुरा कर रहा था तो क्या किया हमने, ठीक है। ये आप 3 तरीके से बांट के इकोनॉमी को पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम करेंगे। अभी जो प्री लिबरलाइजेशन देखेंगे उसमें हम क्या क्या देखेंगे, आप एक बार टॉपिक नोट कर लीजिए तो, ठीक है। टॉपिक नोट करिए। हम पहले 1947 से 1991 तक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ट्रेंड्स, हिंदी में भी लिखवाएंगे इसलिए आप लोग भी तैयार रहिएगा। ट्रेंड्स इन जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा हम देखेंगे, इसी में देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और देखेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट का क्या हाल था, है ना। सेविंग इन्वेस्टमेंट का क्या हाल था, हिंदी वाले भी लिख लीजिए। जीडीपी, जीएनपी प्रति व्यक्ति
आय, व्यावसायिक संरचना, बचत और निवेश की प्रवृत्तियां। है ना। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे इस पीरियड में, एग्रीकल्चर कैसा था, है ना, कृषि का क्या हाल था। तीसरा हम देखेंगे उद्योग का क्या हाल था, यानी इंडस्ट्री का क्या हाल था। चौथा हम देखेंगे कि सेवाएं का क्या हाल था, सर्विसेज कैसी थी, क्या स्थिति था, अच्छा था, बुरा था, कैसा था। पांचवा नंबर हम देखेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, का ट्रेंड। गरीबी, बेरोजगारी, की प्रवृत्तियां, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी की प्रवृत्तियां, इतना टॉपिक हम करेंगे। लिख लिए? 1-2 सेकंड हम और टाइम दे रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। ठीक है, अब समझिए, दो शब्द हम यहाँ पे बता रहे हैं, पैटर्न और ट्रेंड, दो चीज़ समझा रहे हैं, समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स में दो टर्म यूज होता है, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न, और एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स, प्रवृत्तियाँ, है ना। तो समझिए, ऐसे नहीं, ऐसे समझिए कि कोई अर्थव्यवस्था है जो ऐसे बढ़ रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहां इसको हम कहते हैं पैटर्न। आपको हम ग्राफ ऑब्जर्व करना सिखा रहे हैं। पैटर्न, पैटर्न कैसा है, तो इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं साइक्लिकल, है ना। ये ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे, इसलिए ये ऐसे 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 चल रहा है, इसलिए इसको हम साइक्लिकल पैटर्न कहते हैं। अब आपको अगर ट्रेंड निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेंगे और एक स्केल लेंगे और इन दोनों पैटर्न को आप मिला देंगे, दोनों पॉइंट को। अब अगर ये पॉइंट ऐसा दिख रहा है तो ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है, बढ़ता हुआ। ये अगर ऐसा दिख रहा है तो ये स्टेगनेंट है, ये स्थिर है, ये रुका हुआ है। और अगर ऐसा दिख रहा है तो ये घटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रेंड है, यहाँ पे ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, है ना, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है आपको। हम ये वाला पीडीएफ आपको भेज देंगे, यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये सब भेज देंगे, पर इसका नोट्स नहीं भेजेंगे। तो हमें यही देखना है कि इसका क्या ट्रेंड था, इसका क्या ट्रेंड था, समझ गए। चलिए फिर शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना।
हिंदी वाले लिख लीजिए, तो दोनों हिंदी इंग्लिश लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, हम आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक स्थिति, स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक स्थिति। हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि जब जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की इकोनॉमी का क्या संरचना था, क्या स्थिति था, तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि हम क्या थे, वहाँ से हम क्या हुए। आपने जब इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करी तो हमको ये समझना है कि आपका उस समय का सिचुएशन क्या है, ताकि जब हम एंड करें तो हमें समझ में आए कि आपको इस क्लास से कितना आपका ग्रोथ हुआ है ना। तो आप लिख लिए स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक संरचना। ठीक है, अब ये जो संरचना होता है ना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं इनकम स्ट्रक्चर, आय संरचना, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना, ठीक है। अब ये दोनों होता क्या है, तो फर्स्ट समझिए कि इनकम स्ट्रक्चर क्या होता है। हम IS लिख रहे हैं, उतना नहीं लिखेंगे, अभी तो ऊपर लिखे हैं, ठीक है। इनकम स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इनकम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जो GDP है किसी भी देश का, इस GDP के प्रोपोर्शन में, मान लीजिए 100 रुपया, अभी जो हम लोग देख रहे थे कि 100 रुपया है, तो इसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कितना है, कृषि का कितना है, उद्योग का कितना है, और सेवा क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इन तीनों का, एग्री, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इनका हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, इनका हम जाकर के योगदान देखते हैं। क्या देखते हैं, कंट्रीब्यूशन, योगदान कि कितना है ना। इसी को हम इनकम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि 1951 में एक नेशनल इनकम कमिटी, राष्ट्रीय आय समिति, हर सही समिति का गठन होता है 1951 में, और इसके 3 मेंबर का नाम हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पहला नाम है PC, प्रशांत चंद्र महलनोबिस। अब नाम आप हिंदी में खुद लिख लीजिएगा, और ये चेयरमैन थे इसके, ठीक है। दूसरा जो नाम है वो दूसरा नाम है VKRV राव, और जो तीसरा नाम है वो है D गाडगिल, है ना। बाद में गाडगिल फॉर्मूला आता है और राव का कंट्रीब्यूशन आता है। आप देखिए ना, आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वकील, गाडगिल और VKRV राव, ठीक है। ये उसके 3 मेंबर होते हैं।
सॉरी। अब एनआईसी ने क्या करा, इसको हम शॉर्टकट में एनआईसी लिखेंगे हर बार, नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति। इसने क्या किया ना, तो इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया। जो क्षेत्र इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, कृषि, उद्योग और आपका जा करके सेवा। तो भारत में जो चीज़ें हो रही थी, भारत में जो कार्य हो रहे थे, तो उसको ना 3 सेक्टर में डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला क्या होगा? तो पहला होगा एग्रीकल्चर, और इसको उन लोगों ने प्राइमरी सेक्टर कहा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, कृषि, प्राथमिक गतिविधि। प्राथमिक गतिविधि का मतलब यह है कि हमें प्रकृति से चीजें मिल जा रही है, उसके लिए हमें कोई और चीज नहीं चाहिए। जैसे कार बनाने के लिए आपको स्टील चाहिए, है ना, पर खेती करने के लिए आपको ऐसा कोई स्टील नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि ये सेक्टर क्या करता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका डायरेक्ट यूज करता है। हिंदी वाले लिखिए तो, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग, है ना। अब इसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या डाला, तो इसके अंतर्गत उन्होंने जो डाला, उसमें सबसे पहले डाला फार्मिंग, खेती, है ना। इसके अंतर्गत ऑल क्रॉपिंग एक्टिविटी, जितना भी खेती होता है सब आते हैं। ठीक है, दूसरा इसके साथ उन्होंने डाला, वो डाला अलाइड सेक्टर, अलाइड एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है? संबद्ध गतिविधियां, संबद्ध। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में आपको हिंदी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम कहीं भी सिर्फ इंग्लिश बोल के नहीं निकल रहे, है ना। पर थ्योरी वाले पार्ट में ऐसा करते थे कि सिर्फ इंग्लिश बोल के निकल गए। अब इस अलाइड एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है फॉरेस्ट्री, है ना, जिसको वानिकी कहते हैं। और एक चीज यहां नोट कर लीजिएगा कि 2014 में इसके अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर हॉर्टिकल्चर ऐड कर दिया गया। 2014, है ना, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। एक चीज समझिए, आप नेशनल इनकम पढ़ते हैं, पर इंडिया के नेशनल इनकम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंतर्गत जो आता है, दैट इज फिशिंग, मत्स्य पालन। तीसरा जो आता है इसमें, दैट इज योर डेयरी, है ना, गाय भैंस दूध दही। डी, पोल्ट्री। और फिर एक 2014 में एक नया जोड़ा गया, वो है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में। नेशनल इनकम कमेटी ने इसका क्लासिफिकेशन किया। एक और चीज यहीं पे आप समझ लीजिए कि इसको कैलकुलेट करने के लिए उन लोगों ने प्रोडक्शन मेथड, इसका नेशनल इनकम कैलकुलेशन आप सीख रहे हैं, है ना, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका गणना करने के लिए उन लोगों ने प्रोडक्शन मेथड
3 मेथड पढ़ते हैं आप, तो प्रोडक्शन मेथड जो है उसका यूज़ शुरू किया। तो कृषि क्षेत्र का मतलब जो है वो गणना करने के लिए हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, तो उत्पादन विधि का। 3 विधि हम पढ़ते हैं और पूछा जाता है कि भारत कौन सा विधि यूज़ करता है, तो भारत तीनों विधि का यूज़ करता है, मिक्स्ड, है ना। इसकी गणना कैसे करते हैं, तो प्रोडक्शन मेथड के साथ उन्हीं लोगों ने शुरू किया इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा हमारा जो है दैट इज योर इंडस्ट्री, उद्योग। ठीक है, इसको उन लोगों ने सेकेंडरी एक्टिविटी कहा। लिख लीजिए तो, सेकेंडरी एक्टिविटी कितना लिखे हैं हम, द्वितीयक गतिविधि, सेकेंडरी एक्टिविटी, है ना। ये क्या करता है, तो ये कच्चे माल में प्रसंस्करण करके उन्हें सामग्री में बदल देता है, नया सामान बना देता है। इंग्लिश वाले लिख लीजिए तो, ब्रिंग प्रोसेसिंग ब्रैकेट में लिखिए वैल्यू एडिशन टू एनी रॉ मटेरियल, ब्रिंग प्रोसेसिंग टू एनी रॉ मटेरियल। समझिए, प्राथमिक क्षेत्रक वालों ने टमाटर उगाया, अब इसी टमाटर को प्रोसेस करके उन लोगों ने टोमेटो केचप बना दिया, है ना। तो इसमें वैल्यू ऐड हो गया, ये 5 रुपए किलो मिलता था, ये 50 रुपए किलो मिल रहा है क्योंकि इन्होंने कच्चे टमाटर को रॉ मटेरियल का यूज करके उसको टोमेटो केचप बना दिया, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या उन लोगों ने रखा, आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत उन लोगों ने जो सबसे पहले रखा दैट इज योर माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग किसका होता है, तो माइनिंग होता है एग्जाम्पल के लिए कोल का। क्वेरिंग किसका होता है, तो बालू पत्थर, है ना, रेत पत्थर, ये सब क्या, ये सब का मतलब क्वेरिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में इसको प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है, माइनिंग को प्राथमिक क्षेत्रक में रखा जाता है। इवन एनसीईआरटी भी इसको माइनिंग को प्राथमिक क्षेत्रक में ही रखती है, पर वो उन लोगों ने इसको इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में रखा क्योंकि ज्योग्राफी में सिर्फ एक्सट्रैक्शन की बात होती है, सिर्फ निकालने, सिर्फ खोदने का बात होता है, खोद के निकाल दिए, ठीक है, सिर्फ एक्सट्रैक्शन का काम होता है, उत्खनन जिसको हम कहते हैं। और अगर सिर्फ उत्खनन हो रहा है, सिर्फ उत्खनन हो रहा है तो उसको प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ उत्खनन नहीं है, इसके साथ साथ इसका प्रोसेसिंग भी उन लोगों ने रखा, है ना। प्रोसेसिंग यानी पत्थर निकाल रहे हैं और उससे कुछ बना भी रहे हैं, उसको साफ सफाई भी कर रहे हैं, है ना, उसका प्रोसेसिंग, उसका प्रसंस्करण। इसीलिए उन लोगों ने इसको सेकेंडरी सेक्टर में रखा, अदरवाइज इसको प्राइमरी सेक्टर में ही पढ़ा जाता है। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, माइनिंग और क्वेरिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में होता है, ठीक है। दूसरा जो उन लोगों ने इसमें रखा वो है विनिर्माण। अब सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम द्वितीय क्षेत्रक ही पूरी तरह से विनिर्माण को मान लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को। हम सिर्फ MFG लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि मैन्युफैक्चरिंग लिखें। इसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है ना। ये 55% तक इसका हिस्सेदारी है द्वितीय गतिविधि में। इसीलिए कभी कभी सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही सेकेंडरी सेक्टर मान लेते हैं, जो गलत है, ठीक है। अब इतना समझिए कि इन दोनों के कैलकुलेशन के लिए जो NIC ने यूज करा वो था प्रोडक्शन मेथड, है ना। पहला प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। दूसरा इन लोगों ने इसके अंतर्गत क्या रखा,
मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह है कि लकड़ी लिए उससे कुर्सी बना दी, स्टील लिए उससे कार बना दिए, समझ गए? विनिर्माण, वस्तुओं का उत्पादन। सी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हिंदी वाले लिखते चलिएगा, बिजली, गैस, बिजली की जगह विद्युत लिख लीजिएगा, विद्युत, गैस एवं एंड वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, ठीक है। सी। डी में लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। एक और चीज यहां पे नोट करिएगा, कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रियल एस्टेट। हम जो रियल एस्टेट को समझते हैं और जो कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, दोनों में अंतर है। कभी कभी हम दोनों को सेम समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बिल्डिंग बनाना, रियल एस्टेट का मतलब होता है उस बिल्डिंग को बेचना। रियल एस्टेट इज टर्सरी एक्टिविटी, जबकि कंस्ट्रक्शन हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है। बिल्डिंग समथिंग, बिल्डिंग ऑफ रोड, बिल्डिंग ऑफ ब्रिज। रियल एस्टेट का मतलब होता है बिल्डिंग बना के उसको बेच दिए, प्रॉपर्टी बेचना, है ना, बिल्डिंग बनाए और बेच दिए। जबकि रोड बना के हम नहीं बेचते, ब्रिज बना के हम नहीं बेचते। समझे अंतर दोनों में? क्लियर है। सर्विसेज सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है रियल एस्टेट। बिल्डिंग बना के बेचना एक अलग काम है, और रोड बनाना, पुल बनाना, ये सब अलग काम है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इसके लिए हमने जो है वो इनकम मेथड का यूज़ किया। किसका? इनकम मेथड, आय विधि। 3 मेथड आप पढ़े हो। और कंस्ट्रक्शन के लिए उन लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ किया। आप देखें, इंडिया तीनों ही मेथड यूज़ करता है। कुछ चीज़ों के लिए प्रोडक्शन करता है, कुछ चीज़ों के लिए इनकम करता है, कुछ चीज़ों के लिए एक्सपेंडिचर करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इस विधि से इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है ना? ठीक है। अब तीसरा हम पढ़ते हैं, दैट इज योर सर्विस सेक्टर। थर्ड जो है हमारा वो है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्रक। इसको तृतीय क्षेत्रक भी उन लोगों ने कहा, लिख लीजिए तो, टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक। इसके अंतर्गत क्या क्या रखा उन लोगों ने? इसके अंतर्गत उन लोगों ने रखा ट्रेड यानी व्यापार, हिंदी वाले लिखते चलिए, व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, होटल, कम्युनिकेशन सर्विसेज, है ना, कम्युनिकेशन, संचार एवं प्रसंस्करण, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, संचार एवं प्रसारण, ठीक है। दूसरा रियल एस्टेट को रियल एस्टेट ही लिखिए, एंड फाइनेंस एंड अदर मिसलेनियस प्राइवेट सर्विसेज लिखिए। रियल एस्टेट, वित्त तथा अन्य विविध निजी सेवाएं, है ना, वकील, डॉक्टर, फलाना फलाना, ये सब, हम टीचर, प्रोफेसर। थर्ड में उन लोगों ने रखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, डिफेंस, सामुदायिक सेवाएं, डिफेंस का हिंदी रक्षा होता है, रक्षा। फिर लिखिए कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवाएं, तथा अन्य सभी सार्वजनिक एंड ऑल अदर पब्लिक सर्विसेज। यहां प्राइवेट था, यहां पब्लिक है ना। अब
संपूर्ण सेवा क्षेत्र के लिए, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है दैट इज योर इनकम, आय विधि। इनकम मेथड का यूज किया जाता है। समझ गए? ये है हमारा जीडीपी का कैलकुलेशन। अब उस समय क्या स्थिति था? इंडिपेंडेंस के समय 51 हम कह रहे हैं। इधर लिखिए सेक्टर्स, क्षेत्रक, और इधर लिखिए परसेंटेज शेयर इन जीडीपी। मतलब कि जीडीपी में प्रतिशत हिस्सेदारी। फर्स्ट एग्री, ये था 53.1%। दूसरा इंडस्ट्री, ये था 17.8%। और तीसरा सर्विसेज, ये था 29.1%। अब एक होमवर्क आपको दे रहे हैं कि आप बताइएगा कि अभी इसका क्या कंडीशन है। ठीक है, अभी इसका क्या कंडीशन है? एग्रीकल्चर मोर देन 50%, इंडस्ट्री लेस देन 20% और सर्विसेज अराउंड 30%। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि मोर देन 50%, इसको ऐसे याद रखिएगा कि लेस देन 20%, और इसको ऐसे याद रखिएगा कि अराउंड 30%। ये जो साइन है ये अराउंड का साइन है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। अब दूसरा पढ़ते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसको भी ओएस लिख रहे हैं हम, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स। लिखिए इंग्लिश वाले, लिख लीजिए, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन पर्टिकुलर सेक्टर, किसी विशेष क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल का अनुपात। किसी विशेष क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल का अनुपात। प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, क्या मतलब है? वही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट है। दो चीज हम देखते हैं, पहला कि उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, और दूसरा हम ये देखते हैं कि कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, कितना लोग उसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोजगार के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, रोजगार के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक काम करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, बाद में समझा देंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो भी, और आपको पढ़ाना भी तो है अनएम्प्लॉयमेंट अलग से। ठीक है, या फिर इसके बाद हम एक 10 मिनट का वीडियो दे देंगे, वहाँ समझ लीजिएगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन, इसका स्टेटस हम सिर्फ देख लेते हैं 1951 में क्या था। मेरा मन ही नहीं मानता है, हमको हमेशा मन करता है कि कंप्लीट कराते चले चीज़ों को। चलिए पढ़ते हैं। आपको हम एक चीज़ समझा रहे हैं, समझिएगा। ये आपका जॉब मार्केट है। जॉब मार्केट है, ठीक है, जॉब मार्केट। जॉब मार्केट के बारे में आप जानते हैं कि दिव्यांग, साठ साल से बड़े लोग और बच्चे जो लेस देन 50 ईयर हैं, जिनका एज है
ये जॉब मार्केट के बाहर के लोग हैं, ये जॉब मार्केट में नहीं आते, ठीक है। 60 ईयर, कहीं कहीं 65 ईयर, क्या है 65 ईयर वो बाद में हम आपको समझाएंगे। तो जॉब मार्केट में आते कौन हैं? तो जॉब मार्केट में आते हैं 15 से लेकर 59 साल के लोग, है ना। इसको कहा जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। क्या कहा जाता है? वर्किंग एज पॉपुलेशन, कार्यशील आयु समूह, कार्यशील आयु समूह 15 से 59 साल के लोग, तो यही आते हैं। अब इनको समझते हैं और इनको कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। पर इनको 4 कैटेगरी में बांट के पढ़ा जाता है। पहला एम्प्लॉयड, है ना, एम्प्लॉयड, इसको हम आगे से ई दिखाएंगे, सिर्फ आप समझ जाइएगा। एम्प्लॉयड मतलब जिसके पास रोजगार है, एम्प्लॉयड का मतलब जिसके पास रोजगार है, जो काम कर रहे हैं, जिसके पास नौकरी है। दूसरा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, ऐसे लोग जो स्वेच्छा से काम नहीं कर रहे, स्वैच्छिक बेरोजगारी, है ना, स्वैच्छिक बेरोजगारी। हिंदी लिख दें क्या? एक सेकंड, हम हिंदी ही लिख देते हैं। स्वैच्छिक अनैच्छिक में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कहते हैं अनैच्छिक हिंदी में, है ना, अनैच्छिक बेरोजगारी। इसको कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी, इसको हम कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी, है ना। आप जीवन में कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलिएगा, ये आज आप लिख लीजिए, ठीक है, कभी नहीं लिखिएगा। और तीसरा जो है हमारा, वो एक्चुअली में कौन सा है? तो तीसरा है हमारा ये वाला, इसको हम कहते हैं आउटसाइड जॉब मार्केट, जो कार्य के बाजार के बाहर के लोग हैं, ठीक है। इसको हम ई से दर्शाएंगे, इसको हम आई यू ई से दर्शाएंगे, इसको हम यू ई से दर्शाएंगे, और ये है हमारा ओजे, ठीक है। अभी सिर्फ एक टेबल बनाएंगे उसके लिए। अब आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं, एक जीवन भर के लिए आपको याद करने का एक तरीका दे रहे हैं। इवन आपको ट्रिक भी याद नहीं रहे तब भी आप कभी नहीं भूलेंगे। एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, इससे संबंधित 4 शब्द सीखिए। एक को हम कहते हैं कैपेबिलिटी, एक को हम कहते हैं विलिंगनेस, और एक को हम कहते हैं सर्चिंग फॉर जॉब, SERCHING। यही होगा ना? पता नहीं आज इतना स्पेलिंग मिस्टेक हम क्यों कर रहे हैं। जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, हम गलती से ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसे ABCD भी नहीं आ रहा हमको। एक्चुअली में बहुत गर्मी है, ठीक है। और दूसरा, उनके पास जॉब है या नहीं है, ठीक है, यानी अवेलेबल है कि नहीं है। जॉब अवेलेबल है या नहीं है, इस चीज को भी हम, मतलब ये 4 शब्द सीखिए। पहले ये 4 शब्द सीखिए, फिर देखिए कितना आसान होगा आपके लिए लाइफ। एक सेकंड रुकिएगा, अक्सर एरा पानी पी लेते हैं।
चलिए, हो गया। अब लिखते हैं, कैपेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं क्षमता, विलिंगनेस को हिंदी में कहते हैं इच्छा या इच्छा शक्ति, और सर्चिंग को हिंदी में कहते हैं खोज, तलाश, और जॉब को हिंदी में कहते हैं नौकरी, अवेलेबल को कहते हैं उपलब्धता। ठीक है, समझिएगा। कैपेबिलिटी का मतलब होता है कोई व्यक्ति काम करने के लायक है या नहीं है। कोई व्यक्ति काम करने के लायक है या नहीं है, उसको वो होता है कैपेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति अगर काम करने के लायक है तो वो काम करना चाहता है कि नहीं चाहता है। हो सकता है आप स्टूडेंट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अपना इंटर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको नौकरी नहीं चाहिए अभी। आप हैं, आपको चाहिए। आप कैपेबल हैं कि नहीं नौकरी करने के, और अगर कैपेबल हैं तो फिर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, मतलब सॉरी, आपको नौकरी करने की इच्छा है कि नहीं है। और अगर इच्छा है, आप पहले कैपेबल हैं कि नहीं। अगर हैं तो आपको इच्छा है कि नहीं नौकरी करने का। अगर है तो आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, और अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिला या नहीं मिला। क्षमता, आप में क्षमता है कि नहीं नौकरी करने का, आपका इच्छा है कि नहीं नौकरी करने का, आप नौकरी खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे, आपके पास नौकरी है या नहीं है। अब आप एक टेबल बनाइए और आसानी से इसको समझिए। और फिर भूल के दिखाइए। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट, इसमें लिखते हैं हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलो IVUE लिख देते हैं। इसमें VUE लिख रहे हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और इसमें लिख रहे हैं आउटसाइड जॉब मार्केट। अब इसमें कैपेबिलिटी, विलिंगनेस, सर्चिंग और जॉब है कि नहीं। आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, देखिए आप सब समझ जाइएगा कि ये सब होता क्या है। कोई व्यक्ति कैपेबल है कि नहीं है, मान लेते हैं कि हाँ है। वो काम करने की उसमें इच्छा है कि नहीं है, हाँ है। ठीक है, वो जॉब सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा था। उसके पास नौकरी उसको मिली कि नहीं मिली, हाँ मिल गई। तो इसका मतलब क्या, जिसमें चारों चीज़ है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयड है। आप नौकरी करने के लायक हैं, आपको नौकरी करने की इच्छा थी, आपने नौकरी ढूंढा, आपको नौकरी मिल गई, तो कुल मिलाकर के आप एम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, अब इनवॉलंटरी समझते हैं। क्या आप कैपेबल है नौकरी करने का, हाँ है। क्या आपके पास इच्छा है नौकरी करने की, हाँ है। क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, हाँ ढूंढ रहे हैं। क्या आपको नौकरी मिली, नहीं मिली। तो आप अनैच्छिक बेरोजगार हैं। आप चाहते नहीं है कि आप बेरोजगार रहे, पर आप बेरोजगार हैं। ठीक है, आप बेरोजगार हैं। दूसरा, क्या आप कैपेबल है नौकरी करने के, हाँ। क्या आपकी इच्छा है नौकरी करने की, नहीं। क्या आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, नहीं। क्या आपके पास जॉब है, नहीं। तो आप जो अनएम्प्लॉयड तो हैं, आपके पास नौकरी तो नहीं है, पर आप इच्छा से आपके पास नौकरी नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या आप कैपेबल हैं, नहीं। आप हैं भी तो सरकार आपको नहीं मानती। ठीक है, विलिंगनेस, नहीं नहीं नहीं। अब आप हमको इसमें से बताइए कि इसमें से असल बेरोजगार कौन है।
इसमें से असल बेरोजगार कौन है? इसमें से असल बेरोजगार है ये इसी को कहते हैं अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट और ये अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये तो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, ये भी अनएम्प्लॉयड है ही नहीं। असल में अनएम्प्लॉयमेंट इसमें है और ये है एम्प्लॉयड। अब यहाँ से आपको हम कुछ कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है? यहाँ से आपको हम कुछ कंसेप्ट बताते हैं, आप वो भी समझ लीजिए। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। और कुछ समझिए अभी बहुत कुछ समझना है आपको। आप अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के पहली क्लास में चलिए मान लेते हैं कोई एक कंट्री है, उसकी कुल जनसंख्या जो है वो 1000 लोग हैं, ठीक है? 1000 में से 200 लोग ऐसे हैं जो कि 15 साल से छोटे या 60 साल से बड़े या बराबर है उसके, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जैसे 400 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, और 600 लोग 200 लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ये वाले जिनके पास कैपेबिलिटी भी है और वर्किंग विलिंगनेस भी है, सर्च भी कर रहे हैं, और लेकिन जॉब उनके पास नहीं है, ये वो वाले हैं, ठीक है? चलिए 20 लोग ऐसे हैं। कितना हो गया? 400, 2 600 और 2 800। 400, 2 600, या 200 नहीं लिखे, 20 लिख दिए। 2 600 और 200 800, और ये 400 लोग और हैं। 4 2 6 2 800, 200 लोग और हैं जो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं। इनकी इच्छा है कि वो काम नहीं करें, ठीक है? इनकी इच्छा है कि वो काम नहीं करें। ये आश्रित हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आश्रित, डिपेंडेंट, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड को नॉन वर्कर। क्या कहते हैं? नॉन वर्कर, गैर मजदूर, ठीक है? हाँ, काम करने वाले सारे लोग मजदूर ही होते हैं, ठीक है? और इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इस पूरे ग्रुप को कहते हैं विलिंग, क्योंकि इसमें विलिंग टू वर्क है, काम करने की इच्छा है, कार्य करने की इच्छा। ये कितने लोग हैं टोटल? ये टोटल हैं 600 पीपल। ये जो आपका मतलब लेयर है, इसको हम कहते हैं वर्किंग एज ग्रुप, जो कितना है? 800। अब समझिए, ये 800 लोग ऐसे लोग हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में है। वर्किंग एज ग्रुप का मतलब क्या? 15 साल से 59 साल, ठीक है? 15 साल से 59 साल के बीच में है ये। पर इसमें से काम कितने लोग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं? केवल 600 लोग, ठीक है? तो इसको हम वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं, पर इसको हम लेबर फोर्स कहते हैं, कार्य बल। क्या कहते हैं? कार्य बल। इसको कहते हैं कार्यशील आयु समूह। कितने लोग? 800 लोग। 400, 600 और 200, 800 लोग। इसको कहते हैं लेबर फोर्स, श्रम बल। श्रम बल, कार्यबल नहीं, श्रम बल, ठीक है? इसको कहते हैं कार्यशक्ति आयु समूह 15 से लेकर 59 साल तक। और ये वर्किंग एज ग्रुप जो है, इसको हम कहते हैं कार्य बल।
इसको कहते हैं कार्यबल, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सॉरी कार्यबल उनको कहते हैं जो लोग काम कर रहे हैं। मेरा ये गर्मी जो है ना वो माथा खराब कर रहा है सॉरी, माफ कीजिएगा। समझिए, वर्किंग एज ग्रुप कौन है? वो सारे लोग जो 15 से लेकर 59 साल में आ रहे हैं, यानी कि ये वाला लेयर, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर। ये लोग कौन है? ये लोग आश्रित लोग हैं। ठीक है, इसमें से लेबर फोर्स कौन है? तो वर्किंग एज ग्रुप में है, या तो वो काम कर रहे हैं या तो वो बेरोजगार हैं, तो इसको हम लेबर फोर्स कहते हैं। ठीक है, वर्क फोर्स किसको कहते हैं? तो जो पीपल वर्किंग एज ग्रुप में हैं और काम कर रहे हैं, ये लोग, ये है वर्क फोर्स। ठीक है, ये क्या है? वर्क फोर्स। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? एम्प्लॉयड लोगों को वर्क फोर्स कहते हैं। वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो हैं जो लोग जानबूझकर कार्य नहीं कर रहे। तो उसका अगर हमको फॉर्मूला बनाना हुआ तो हम क्या बनाएंगे? VUE के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो 15 से 59 साल के लोग हैं, और उसमें से जो लोग लेबर फोर्स हैं, मतलब जो लोग या तो एम्प्लॉयड हैं या तो अनएम्प्लॉयड हैं। तो कौन सा लोग बचा? ऐसे लोग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में तो आते हैं, 15 से लेकर 59 वाले में तो आते हैं, पर कार्य नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ आप इस प्रॉपर एग्जाम्पल से समझिए कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है 800, जिसमें से 400 प्लस 200 यानी 600 लोग जो हैं, ये वाले 600 लोग, ये लोग हैं लेबर फोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग हुए? तो 200। ठीक है, इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड हैं, 200 लोग इस ग्रुप में। ठीक है, समझ गए? तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? IVUE। इसका फॉर्मूला क्या होगा? LF लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स कितने लोग हैं? तो टोटल 600 लोग हैं, जिसमें से वर्क फोर्स मतलब लोगों, कितने लोगों के पास काम है? तो 400 लोगों के पास। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से नहीं, किसी और की इच्छा की वजह से बेरोजगार हैं? 200 लोग। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जॉब मार्केट का कहानी। ठीक है, अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको हम बता देते हैं कि क्या होता है। लेक्चर रात में ही रिकॉर्ड करना है हमको ये 1951 के समय की हम बात कर रहे हैं। फिर से वही सेक्टर्स और फिर से वही परसेंटेज शेयर इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एग्री 73%, इंडस्ट्री 9.8% और सर्विसेज 17.1%। आप एक चीज़ देखिए, आपको यहीं पे दिखाते हैं हम कि एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में 53.1% कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर उसके भरोसे उसमें काम करने वाले लोग कितने हैं? 73% लोग हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? 17.8 इंडस्ट्री का, पर उसमें लोग कितने हैं? 9.8%। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितने हैं? 29.1%, पर लोग कितने काम कर रहे हैं? 17.1%। ठीक है, यही रोकते हैं। अब आगे अगला जो चैप्टर होगा, मतलब अगला जो वीडियो होगा, वहाँ से हम लोग एनालिसिस वाला पार्ट भी शुरू करेंगे। वहाँ से आपको नोट्स भी मिलेगा, यहाँ तक आपको नोट्स नहीं मिलेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अच्छा लगा हो तो ठीक है, और ना लगा हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छा लग जाएगा। क्योंकि इतना अच्छा लेक्चर अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आज का मतलब है कि मेरी तरह आपको भी नींद आ रहा था वीडियो रिकॉर्ड करते समय। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।